आज हम स्पर्श पुस्तक के पाठ 4 अतिथि तुम कब जाओगे का अध्ययन करेंगे, जिनके लेखक का नाम है शरद जोशी जी। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय जान लें, उसके बाद इस पाठ को हम समझेंगे। शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1991 को हुई थी। ये एक हास्य व्यंग्यकार थे। बच्चों, हास्य व्यंग के बारे में समझने से पूर्व पहले आपको व्यंग का अर्थ समझना होगा कि व्यंग का अर्थ क्या कहलाता है। व्यंग का अर्थ हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक बच्चा है जो क्लास में शांत बैठा है और उसके बाजू वाला बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है। तो जो शांत बच्चा है वो बोलता है कि मत शैतानी करो, नहीं तो टीचर डांटेगी। लेकिन वो बच्चा शैतानी करने से मानता नहीं है। फिर टीचर बाद में उस शैतानी करने वाले बच्चे को डांट ही देती है। और फिर बच्चा क्या बोलता है, जो बिल्कुल भी शैतानी नहीं कर रहा था, वो बोलता है मैंने तो पहले कहा था ना कि टीचर डांटेगी, लेकिन समझ में तो आता नहीं है। तो ये जो कहा उसने टीचर डांटेगी, इसे कहते हैं ताना देना। और ताना को ही हम बोलते हैं सामने वाले पर व्यंग कसना। और हास्य व्यंग का अर्थ होता है जब हम किसी गहरी बात को, किसी गंभीर बात को हंसते हंसते कहते हैं, जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और जो हम संदेश देना चाहते हैं वह भी उस तक पहुंच जाए। इस तरह के थे शरद जोशी जी, एक हास्य व्यंग्यकार थे वो। अब उनकी रचनाओं के बारे में हम जान लें। उन्होंने लेख, उपन्यास, व्यंग कॉलम, व्यंग धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उसमें है परिक्रमा, इसी बहाने से, जीप में सवार इंडिया, तिलिस्म, दूसरी सतह। फिर उसके बाद है व्यंग नाटक अंधों का हाथी और एक था गधा। उपन्यास में मैं केवल मैं और उर्फ कलममुख भी आदि रचनाएं हैं। इसी में एक और शामिल है जिसका अध्ययन आज हम करेंगे। उसका नाम क्या है? अतिथि तुम कब जाओगे। बच्चों, वैसे तो हमारे देश में हमेशा से ही कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता के समान होता है। लेकिन जो शरद जोशी जी की व्यंग रचना है उसमें बताया गया है अतिथि वह कहलाता है जो बिना तिथि के आए। अतिथि जिसकी कोई आने की तिथि ना हो या उनके जाने की तिथि ना हो, उसे अतिथि कहा गया है। जो यह पाठ है, इस पाठ के सार में उन अतिथियों की प्रवृत्तियों पर यह व्यंग कसा गया है जो कि बिना पूर्व सूचना दिए ही मेजबान के घर पे आ जाते हैं। उनकी सुख सुविधाओं को जाने बिना ही बहुत समय तक ठहरे रहते हैं और जाने का नाम भी नहीं लेते हैं। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ के अंतर्गत चलते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक बोल रहा है कि मेरे दिमाग में 4 दिनों से एक ही सवाल बार-बार घूम रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कैलेंडर की जो तारीखें हैं वह भी नम्रता से फड़फड़ा रही हैं। मैं तुम्हारे सामने बार-बार कैलेंडर की तारीखें बदल रहा हूँ ताकि तुम इस बात को समझ पाओ कि अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। इतना तो एस्ट्रोनॉट भी चाँद पर इतनी लंबी यात्रा करके गए थे, वो भी नहीं ठहरे, जितना कि तुम इतनी छोटी-सी यात्रा करके मेरे घर पर ठहरे हुए हो। अब तो जाने का नाम लो। तुम वैसे भी मेरी पूरी आर्थिक स्थिति को देख चुके हो। जब तुम पहले दिन आए थे, तब मेरे मन में एक अज्ञात भय था, एक अज्ञात सी आशंका थी, जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं था। तब मेरा मन एकदम से घबरा गया था। एक डर से मेरा बटुआ काँप गया था, क्योंकि जो लेखक की आर्थिक स्थिति थी, वह अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारा स्वागत-सत्कार किया और अच्छे से, बड़े प्यार से मैं तुमसे गले मिला, मेरी पत्नी ने तुम्हें नमस्कार किया और फिर जो रात का खाना है, उसे डिनर बनाया। यहाँ पर रात के खाने को डिनर बनाने का अर्थ है, एक जो साधारण परिवार होता है, वह एक साधारण सा भोजन करता है, लेकिन जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाता है, तो थोड़ा-सा खर्चा बढ़ जाता है और यहाँ पर लेखक का भी खर्चा बढ़ गया। तो कहने का आशय यह है कि रात के खाने को डिनर बनाना अर्थात कि अपनी आर्थिक स्थिति से बढ़ करके और अच्छा करना। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैंने 2-2 सब्जियाँ बनवाई, रायता बनवाया और साथ में मीठा भी बनवाया था, तुम्हें याद है ना? और ये सारी चीज़ें करके मैंने यह सोचा था कि आप हमारे स्वागत-सत्कार की एक अमिट छाप लेकर के जाएँगे और हम आपको रोकने का प्रयास करेंगे। तब भी आप नहीं रुकेंगे और यह बोलेंगे कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है और फिर हम आपको फिर भी रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया और दूसरे दिन भी टिके रह गए। तब भी हमने इस दुःख को सह लिया और फिर इस दुःख की पीड़ा को सहते हुए हमने दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। अर्थात वही एक साधारण आदमी द्वारा अपनी स्थिति से उठ करके
और ज़्यादा खर्चा करना, जिसमें कि मेहमान का सत्कार किया जा सके। वह चीज़ लेखक ने की थी और यह सोच करके अब जो अतिथि हैं, वह इस चीज़ को अपने हृदय में संजोए हुए चले जाएँगे और हम उन्हें भावभीनी एक विदाई देंगे। भावभीनी मतलब प्रेम से परिपूर्ण, प्रेम से भरपूर उन्हें एक विदाई देंगे और इसके लिए हम ट्रेन में उन्हें छोड़ने के लिए जाएँगे। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और जो अतिथि थे, वे फिर भी टिके रहे। तीसरे दिन जब लेखक के मेहमान वो बोलते हैं कि मुझे धोबी के यहाँ कपड़े डालने हैं, तो लेखक तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों? जैसे उनके ऊपर कोई हृदय में किसी ने आघात पहुँचाया, किसी ने चोट पहुँचा दी हो, धक्का लगा दिया हो कि ये और अभी ठहरने वाले हैं। फिर लेखक दिमाग में ये रखते हैं कि कभी-कभी जो देवता होता है, जिसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि अतिथि देवो भव, वह देवता ना होकर के मनुष्य भी कहलाता है और कुछ अंशों में राक्षस भी हो जाता है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? इसीलिए कहा कि देवता क्या होता है, कुछ समय के लिए आते, कुछ पलों के लिए आते हैं और वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर उसके बाद मनुष्य क्या होता है, 2 दिन के लिए ठहरता है और वापस चला जाता है। लेकिन जो राक्षस होता है, वो इनके जैसा होता है, जो इनके अतिथि ठहरे हुए हैं, 4 दिनों से ठहरे हुए और जाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। इस कारण से जो लेखक है, वह बहुत परेशान हो रहे हैं और उसके बाद एक और जो इनको चोट पहुँचा दी गई है, वह क्या थी? इनके कपड़े लॉन्ड्री में डालने हैं। अब जो लेखक हैं, वो एक कुर्ता पहनते हैं, एक औपचारिकता धारण करते हैं कि कुर्ता पहन कर के जाने वाले होते हैं। इतने में लेखक की जो पत्नी है, वह पूछती है, "आप लोग कहाँ जा रहे हैं?" तो इतने में जो लेखक हैं, वो बोलते हैं, "इनके कपड़े लॉन्ड्री में डालने के लिए जा रहे हैं।" तो लेखक की पत्नी आँखें बड़ी कर लेती हैं। आँखें बड़ी करने का अर्थ यहाँ पे क्या लिया गया है? बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं, क्योंकि कुछ सालों पहले लेखक की पत्नी ने पहले भी ऐसी कभी आँखें बड़ी-बड़ी की थी, जिसके कारण कि लेखक दुबक करके अपने बिस्तर में ही सो गए थे। लेखक कहते हैं कि तुम्हारे जो कपड़े थे, वो लॉन्ड्री से भी वापस आ गए हैं और जो तुम्हारे भारी भरकम शरीर से चादर पे जो सलवटें पड़ी हुई थी, वह भी ठीक हो गई हैं, चादर भी बदल दिया गया है। हमारे और आपके बीच की जो बातें थी, वह भी सारी खत्म हो गई हैं। हमने हर विषय पर एक-दूसरे से बात कर लिया, चाहे वो हमारे परिवार हो, बच्चे हो, नौकरी हो, फ़िल्म हो, दुनियादारी हो, सारे विषय पर हमारी बात खत्म हो गई है। इतना ही नहीं, हमने अपनी प्रेमिकाओं के बारे में भी बात कर ली है और अब हमारे पास बात करने के लिए विषय भी नहीं रह गया है। धीरे-धीरे जो हमारी खुशियाँ थी, वह अब बोरियत में बदलती जा रही हैं और दिमाग में सिर्फ़ एक ही प्रश्न आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि? इतने के बाद भी अब मेरी पत्नी मुझसे पूछती है, "ये कब तक टिकेंगे? आज तो मैं खिचड़ी बनाऊँगी, हल्का भोजन भी रहेगा।" अब जो मेहमान नवाज़ी की एक ऊष्मा थी, एक गर्मी थी, जितना जोश के साथ हम आपका स्वागत कर रहे थे, अब वह जोश नहीं रहा। अब डिनर से खिचड़ी तक आ गए हैं और यही हाल रहा तो उपवास भी करना पड़ सकता है। मैं मानता हूँ कि दूसरों का घर अच्छा लगता है, लेकिन क्या दूसरे लोगों के घर में आकर के इस तरह से रहा जाता है? यदि हम अपने घर को स्वीट होम कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि वह हमारे लिए अच्छा है। दूसरे उसमें आकर के उस घर की व्यवस्था, उस घर की खुशहाली को ना छीनें और यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गेट आउट ना कहूँ, तो तुम इससे पहले ही चले जाओ। इस रात को खर्राटों से भरने के बाद जब 5वें दिन सूर्य की जो किरणें निकलेंगी, उसके साथ ही आशा करता हूँ कि तुम एक सम्मानपूर्वक निर्णय लोगे और यहाँ से जाने के लिए बोलोगे और यदि नहीं बोलोगे, तो अब मैं तुम्हें वह सम्मान नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वह मेरी सहनशीलता की अंतिम कड़ी होगी। मैं मानता हूँ कि एक अतिथि देवता होता है और तुम अपने देवत्व को सम्मानीय जगह पर रखे रहो, इसके लिए तुम इधर से चले जाओ अतिथि, तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ आए हुए हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। निसंकोच, निसंकोच का अर्थ होता है संकोच रहित, बिना किसी संदेह के, बिना किसी संकोच के। आतिथ्य, आतिथ्य मतलब होता है मेहमान नवाजी। जब हमारे घर में कोई आता है तो हम उनका स्वागत सत्कार करते हैं, इसी को यहाँ पर मेहमान नवाजी कहा गया है। बैंजनी चट्टान, इसका अर्थ होता है कमजोर स्थिति, जो कि लेखक ने बताया है अतिथि को कि मेरी बैंजनी चट्टान तो तुम देख ही चुके हो, अर्थात मेरी तुम कमजोर स्थिति का अनुमान तो लगा ही चुके हो। भावभीनी, भावभीनी मतलब होता है प्रेम से परिपूर्ण, जिसमें कि एक हमारा प्रेम झलकता है। यहाँ पर लेखक ने बोला है कि हम तुम्हें
विदाई देंगे, लेकिन अतिथि ने वो तो उन्हें दिया ही नहीं समय, मौका ही नहीं दिया भावभीनी विदाई देने का। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित का अर्थ है जिसकी आशा न हो। अब यहाँ पर लेखक को क्या अप्रत्याशित आघात लगा था कि अतिथि ने बोला था कि उन्हें लॉन्ड्री में कपड़े डालना है, धोबी के यहाँ कपड़े डालना है, तो इनके लिए एक ये अप्रत्याशित आघात लग गया था। फिर मार्मिक, मार्मिक अर्थात होता है मम स्पर्शी, जो हृदय को छूने वाली बात, जो कि कभी कभी कोई हमें ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमारे दिल तक छू जाती है, हमें बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी कोई बातें बहुत अच्छी लगती है या कभी कभी कोई बातें बहुत बुरी तरह से लग जाती है, हमारा दिल भी टूट जाता है। फिर सामीप्य, सामीप्य अर्थात समीपता या निकटता। बेला का अर्थ है समय। निर्मूल, निर्मूल का अर्थ होता है आधार रहित, जिसका कोई भी आधार न हो। सौहार्द, सौहार्द का अर्थ होता है सद्भाव। संक्रमण, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गमन करना, जैसे कि हम बोलते हैं इस समय संक्रमण काल चल रहा है। जब बीमारी होती है तो हम हमेशा बोलते हैं संक्रमण काल चल रहा है, या बारिश का जब मौसम आता है तब बोला जाता है कि संक्रमण काल है, क्योंकि इसमें उस समय क्या होता है, जो कीटाणु रहते हैं वह एक दूसरे में बहुत जल्दी फैलते हैं, तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चले जाते हैं। ऊष्मा, ऊष्मा अर्थात होता है गर्मी। यहाँ पर मैंने कुछ उपसर्ग और कुछ प्रत्यय लिए हुए हैं। बच्चों, उपसर्ग क्या कहलाते हैं? शब्द के वे अंश या वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं या नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय वे शब्दांश या धातु रूप जो शब्दों के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो जो उपसर्ग दिए गए हैं वे इस तरह से हैं। निसंकोच, नेह उपसर्ग है और संकोच मूल शब्द है। अज्ञात, अदृश्य में अ उपसर्ग है और ज्ञात दृश्य मूल शब्द है। उसी तरह से अनुमान में अनु उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। आशंका में आ उपसर्ग है और शंका मूल शब्द है। निर्मूल, निर्मूल का उपसर्ग है निर और मूल उसका मूल शब्द है। सपरिवार, सपरिवार में स उपसर्ग है और परिवार मूल शब्द है। आगमन, आगमन में उपसर्ग है आ और मूल शब्द गमन है। अब यहाँ पर प्रत्यय है। प्रत्यय में नम्रता में नम्र मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। आखिरी में आखिर मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। अकेलापन में अकेला मूल शब्द है और पन उसका प्रत्यय है। इसी तरह गोलाकार में गोल शब्द है, मूल शब्द है और आकार उसका प्रत्यय है। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट में मूल शब्द मुस्कुरा और आहट उसका प्रत्यय है। महंगाई, महंगाई में मूल शब्द महंगा और ई उसका प्रत्यय है। सहनशीलता, सहनशीलता में सहनशील मूल शब्द है और ता उसका प्रत्यय है। आज हमने इस पाठ अतिथि तुम कब जाओगे को समझा है। यदि इसमें आपको कोई भी कठिनाई लगती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और अपनी कठिनाइयों को बता सकते हैं। मैं उन्हें वापस से समझाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।